नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, एमवीए की सरकार थी और ये घटना है 9 मार्च 2022 की। उस समय नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने एक पेन ड्राइव तब के विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल को सौंपी और उन्होंने कहा कि इसमें 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो विशेष सरकारी वकील हैं प्रवीण चौहान उनके दफ्तर की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस रिकॉर्डिंग से आपको पता चलेगा कि एमवीए के घटक दल के नेता यानी शिवसेना के, कांग्रेस के और एनसीपी के वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत जो महाजन हैं, गिरीश महाजन, उनकी गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का भी खुलासा किया कि इसकी जिम्मेदारी यानी गिरफ्तारियों की जिम्मेदारी तब के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे संजय पांडे उनको सौंपी गई है और नेताओं ने जो उस समय के डीजीपी थे उनके साथ भी बैठकें की हैं। उनका एक और गंभीर एलिगेशन था शरद पवार पर। उन्होंने कहा कि शरद पवार ऐसी योजना बना रहे हैं ताकि उनका यानी देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से चौपट कर दिया जाए। 9 मार्च 2022 और अब जून 2023। 9 मार्च की उस घटना और उस पेन ड्राइव को उपसभापति को सौंपे जाने के करीब करीब 3.5 महीने के भीतर शिवसेना टूट गई थी, सरकार भी टूट गई थी, उद्धव ठाकरे की कुर्सी खिसक चुकी थी, 40 एमएलए शिवसेना के टूट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, 13 एमपी भी टूट गए थे और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे। जो हाल उस समय उद्धव ठाकरे का हुआ था, उनकी पार्टी का हुआ था, उससे कहीं बुरा हाल इस समय हम शरद पवार का होते हुए देख रहे हैं। शरद पवार की ना तो पार्टी बची है और ना ही परिवार बचा है और जिन्हें महाराष्ट्र का मीडिया और दिल्ली का भी जो लुटियन मीडिया का एक पार्ट है वो शरद पवार को चाणक्य बता करके उनकी प्रशस्ति करता रहा है, मुझे वो मीडिया अब दिखाई नहीं दे रहा है जो शरद पवार को राजनीति का चाणक्य बताते थे। शिवसेना तो जून 2022 में टूट गई थी और 1 साल के भीतर अब एनसीपी भी टूट गई है। अजित पवार मुख्यमंत्री बन गए हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में और अकेले अजित पवार नहीं छोड़ करके आए हैं शरद पवार का साथ। छगन भुजबल जैसे उनके करीबी, धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, इसके अलावा अनिल पाटिल और सबसे बड़ी बात, जिनको हाल में शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ,
वो प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में उस समय मौजूद थे जब अजित पवार ने शपथ ग्रहण की और 8 अन्य एनसीपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक तरफ अजित पवार के प्रफुल्ल पटेल बैठे थे और दूसरी तरफ छगन भुजबल बैठे हुए थे। शरद पवार ने जिस दिन अध्यक्ष पद छोड़ने का नाटक किया था तभी बहुत सारे लोगों की समझ में आ गया था कि एक्चुअल में वो क्या करने जा रहे हैं। पूरी पार्टी को अपने पीछे खड़ा करके उन्होंने ताकत बटोरी, अजित पवार को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिश की। इसके बाद अपनी बेटी को अपनी राजनीतिक विरासत का एक तरीके से वारिस घोषित करते हुए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में बनाया और इन दोनों घटनाओं को, यानी अध्यक्ष पद छोड़ने का जो नाटक कर रहे थे शरद पवार और उसके बाद जो अपनी बेटी को और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इन दोनों को महाराष्ट्र के मीडिया ने शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक बताते हुए ये कहा था कि उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को उनकी हैसियत बता दी है। लेकिन 2 जुलाई 2023 यानी रविवार को जो संडे सरप्राइज दिया अजित पवार ने अपने चाचा को और अपनी बहन सुप्रिया सुले को, उससे पता चला कि अजित पवार ने अपने चाचा की ऐसी की तैसी करके रख दी है। न केवल उन्होंने इस बात का दावा किया कि एनसीपी के सारे विधायक मेरे साथ हैं, बल्कि ये भी कहा कि एनसीपी पर यानी पार्टी पर और उसके सिंबल पर सब पर हमारा अधिकार है। और ये उन्होंने लगभग वैसा ही दावा किया है जैसा एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के टूटने के बाद, तोड़ने के बाद किया था। और नतीजा क्या निकला है ये आप और हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एकनाथ शिंदे अपनी लड़ाई जीत गए, उद्धव ठाकरे हार गए, उनके हाथ कुछ नहीं लगा और चुनाव आयोग ने भी उनके इस दावे पर मोहर लगा दी, सहमति की कि शिवसेना उनकी है और वही शिवसेना के अध्यक्ष हैं, वास्तविक अध्यक्ष हैं। उन्हीं को पार्टी मिल गई, उन्हीं को सिंबल मिल गया। और अब अजित पवार जो हैं वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा में एनसीपी की जो 53 विधायक हैं उनमें से अधिकांश हमारे साथ हैं। शरद पवार ने क्या सोच करके अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उनको राजनीतिक वारिस घोषित करने की घोषणा की, ये तो वो जाने। लेकिन सब जानते हैं कि सुप्रिया सुले में ना तो वो राजनीतिक कौशल है जो एक पार्टी को गवर्न करने के लिए जरूरी है, और ना ही वो उतनी परिश्रमी है जितने के अजित पवार रहे हैं। और अजित पवार की न केवल विधायकों पर पकड़ है, विधानमंडल दल पर पकड़ है, बल्कि पार्टी के संगठन पर भी पूरी पकड़ है। अब हालत ये है कि शरद पवार ने अपनी बेटी को कमान तो सौंप दी, कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उन्हें शायद इस बात की कल्पना भी नहीं थी, भनक भी नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे पार्टी के भीतर हो क्या रहा है, उनके भतीजे कर क्या रहे हैं। जो शरद पवार शिवसेना टूटने पर, सरकार टूटने पर उद्धव ठाकरे को लानतें भेज रहे थे ये कहकर के कि उनकी अपरिपक्वता की ही वजह से पार्टी टूट गई, वो मुख्यमंत्री थे, फिर भी उनको पता नहीं चला कि उनकी शिवसेना में क्या चल रहा है, कौन बगावत पर आमादा है। उन शरद पवार को भी कानो कान भनक तक नहीं लगी और उनके भतीजे ने
उनकी पार्टी पूरी तरीके से हथिया ली। मैं तोड़ दी ये तो नहीं कहूँगा, पूरी तरीके से पार्टी हथिया ली। और शरद पवार के जो नज़दीकी माने जाते थे, प्रफुल्ल पटेल से लेकर के और छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, ये सब अजित पवार के साथ चले गए। और अब गिने-चुने, उँगलियों पर गिने जाने वाले नाम और चेहरे ही शरद पवार के साथ बचे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ही लोग, कुछ ही चेहरे बचे थे। अजित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिंबल पर हमारा अधिकार, पार्टी के नाम पर हमारा अधिकार, सारे एमएलए मेरे साथ। और उन्होंने इसकी प्ली भी दी। उन्होंने कहा कि नागालैंड में भी जो 7 एमएलए चुन करके आए थे एनसीपी के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले गए थे। छगन भुजबल ने भी कहा कि हमने कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, हम ही एनसीपी हैं। और छगन भुजबल ने तो एक बात और कह दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार तो खुद कह चुके हैं कि 2024 में भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही पावर में आने वाले हैं, सत्ता में आने वाले हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो, और जो नरेंद्र मोदी और जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस समय महाराष्ट्र के विकास के लिए लगी हुई है, हम उनके साथ हैं। शरद पवार के सामने कोई चारा बचा नहीं है। उन्होंने पुणे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मैं वैसी लड़ाई नहीं लड़ूंगा जैसी उद्धव ठाकरे ने लड़ी। मैं तो पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं को फिर से खड़ा करूंगा, संगठन को खड़ा करूंगा, पार्टी को खड़ा करूंगा, इस तरीके से। और उन्होंने एक और फैसला किया कि जो जितेंद्र आव्हाड हैं, अब वो अजित पवार की जगह उनके विधायक दल के अध्यक्ष होंगे, नेता होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष कैसे रह जाएंगे जब इनके पास ज़्यादा एमएलए बचे ही नहीं हैं। अब तो सदन में नेता प्रतिपक्ष अगर किसी का बन सकता है तो वो कांग्रेस है, जिसके अभी 43-44 एमएलए इंटैक्ट हैं। अब हालत क्या है महाराष्ट्र की राजनीति की? हालत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के दोनों उन अपोजिशन पार्टियों को लगभग खत्म कर दिया है जिनसे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती थी। कांग्रेस अभी बची हुई है, एनसीपी और शिवसेना दोनों लगभग खत्म हो चुकी हैं। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी 152 सीटों पर लड़ी थी, शिवसेना 124 सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, शिवसेना 56 सीटें जीत करके दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी थी, शरद पवार के नेतृत्व वाली, 54 सीटें जीत करके। और चौथे नंबर की कांग्रेस। जो खेल किया गया उद्धव ठाकरे और शरद पवार के द्वारा, तीसरे, चौथे और दूसरे नंबर की पार्टी ने मिलकर के एक नंबर की पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए मिलीजुली सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उसका पतन कैसे हुआ, विद्रोह कैसे हुआ, किन मुद्दों को लेकर के हुआ, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के शिवसेना लड़ी थी और जिसको 161 सीटें मिली थी गठबंधन को, शिवसेना के वो एमएलए जिनको लेकर के उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए थे, वो इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि दो ऐसी पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के खिलाफ लड़ी थी, उनके साथ जाकर के हम सरकार बनाए।
उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था उद्धव ठाकरे को कि हम 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे, जीत नहीं सकते, क्योंकि हमने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया था। जो सरकार टूटी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की और फडणवीस की सरकार बनी। उससे पहले तो जून में बगावत से पहले ऐसे तमाम संकेत मिलने शुरू हो चुके थे जिनको ना उद्धव ठाकरे भांप पाए, ना कांग्रेस के नेता और ना ही शरद पवार। विधान परिषद का चुनाव याद करिए, जिसमें देवेंद्र फडणवीस अपना एक अतिरिक्त एमएलसी चुनवा पाने में सफल हो गए थे। राज्यसभा चुनाव में भी एक अतिरिक्त एमपी चुन करके राज्यसभा भेजने में कामयाब हो गए थे, और उसके तुरंत बाद शिवसेना टूटी थी और अब एनसीपी टूट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम महाराष्ट्र में अपोजिशन को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, खत्म कर दिया है। और इसलिए भी ये किया गया है क्योंकि अक्टूबर-नवंबर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनने पाए, ऐसी साजिश रचने वाले उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही थे। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना तोड़ी गई और अब शरद पवार की एनसीपी को तोड़ डाला गया। और शरद पवार का हाल तो उद्धव ठाकरे से भी बुरा होने जा रहा है, क्योंकि ना तो इनकी पार्टी बचेगी और ना ही परिवार बचा है। खुद भतीजे ने बगावत की है। तो शरद पवार को 1978 का वो वाकया तो जरूर याद आ रहा होगा, जब उन्होंने इसी तरीके से उनके साथ विश्वासघात किया था और अपने नेतृत्व में एक मिली-जुली सरकार गठित कर ली थी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।